तो देखिए, नेपाल में जो जल प्रलय आई है उसने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। कई तरह की थ्योरीज फिलहाल सामने आई हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। थ्योरी नंबर 1 भूकंप और एवलांच की थ्योरी है। ये तिब्बत में आया 4.4 तीव्रता का भूकंप। जी हां, पहली थ्योरी में इस भूकंप को ही जिम्मेदार माना गया है। पहले भूकंप आया और उसके बाद सब कुछ हुआ। भूकंप से बर्फ और चट्टानों में एवलांच आया, एक तरह का तूफान आया। लेंडे नदी का रास्ता जो था वो पूरी तरह से ब्लॉक था और इस वजह से भी दिक्कत हुई। ये थ्योरी नंबर 1 कहती है। नदी में बनने लगी कृत्रिम झील, ये जो स्थितियां थी उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है पहली थ्योरी में। झील में जमा हुआ भारी मात्रा में पानी और इसी पानी की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत हुई, सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। अचानक ये जो कृत्रिम झील थी ये टूटती है और उसके बाद पानी सैलाब की तरह बहुत तेजी से अलग अलग इलाकों में आगे बढ़ता है। भूकंप और एवलांच की जो थ्योरी है उसके हिसाब से भोटे कोशी नदी में सैलाब आया और यही बड़ी तबाही की वजह भी बना। त्रिशूली तक पहुंची बाढ़ की लहर। तो भोटे कोशी नदी जो है वो उफान पर आई और वहां से सैलाब आगे बढ़ता हुआ पुल, सड़कें और हाइड्रो प्रोजेक्ट सब कुछ तबाह करता हुआ ये पानी कैसे आगे बढ़ा वो आपने अलग अलग तस्वीरों में देखा। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। यह थ्योरी बताती है ग्लोव की आशंका। वैज्ञानिकों ने ग्लोव की आशंका जताई है। क्या होता है यह हम आपको बताते हैं। ग्लेशियर झील में बादल फटने की जो थ्योरी है वो ये बतलाती है बादल फटने से झील में जो पानी है वो बढ़ गया। जो ग्लेशियर झील है उससे पानी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा और अचानक से फिर ये ग्लेशियर झील टूटती है और इसी के बाद जो सैलाब है वो आया। भोटे कोशी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा। इस झील के साथ जो सबसे शुरुआती रास्ता है वो है भोटे कोशी नदी। वहां पर ये सैलाब पहुंचता और देखते देखते जो सैलाब है वो पूरी तरह से जो आगे जो भी रास्ते में इसके आया उसको अपने साथ बहा कर ले गया। अगर हम बात करें तिब्बत से नेपाल ये पानी पहुंचा, जो हमने आपको बताया लेंगदे नदी, जो कि तिब्बत में इसको हम बोलते हैं लेंगदे, और उसके बाद जब ये नदी दाखिल होती है नेपाल में उसको भोटे कोशी बोलते हैं। धाड़िंग के गलछी तक ये सैलाब पहुंचा और धाड़िंग की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां पर कैसे एक जो ब्रिज है वो बहता हुआ सैलाब में नजर आया। बिल्कुल। और अब थ्योरी नंबर 3 आपके सामने है बर्फीले तूफान की थ्योरी। बर्फीले तूफान की वजह से हिमस्खलन हुआ, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है। अब वैज्ञानिक जो हैं, जो भूवैज्ञानिक है, वो पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, असल रीजन क्या थे। लेकिन अलग अलग थ्योरीज जो सामने आई हैं उसके हिसाब से हिमस्खलन से नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ। देखिए, नदी का रास्ता तो ब्लॉक हुआ ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े थे वो बाधा बन गए, इसकी वजह से भी बड़ी दिक्कत पैदा हुई। धीरे धीरे जो पानी था वो यहां पर जमा होने लगा और जब कृत्रिम झील टूटी तो उसके बाद सैलाब आ गया। नदी में पानी का दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। बर्फीले तूफान के बाद अचानक जो प्राकृतिक अवरोध था वो टूटा है और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, बड़ी तबाही आई। तेजी से नीचे की तरफ भारी मात्रा में पानी आया और कितना पानी आया है, किस कदर पानी आया है, कैसा सैलाब आया, ये तो आपने अलग अलग तस्वीरों में देखा ही, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई है। और अगली थ्योरी क्या बताती है, थ्योरी नंबर 4, पहले भी आती रही है बाढ़, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। जुलाई 2025 पिछले साल की बात करें तब भी अचानक से बाढ़ आई थी भोटे कोशी नदी में, तब भी सैलाब आया था। बीते साल भी जो ग्लोव का लगातार जिक्र किया जा रहा है उस वक्त भी यानी बीते साल भी ग्लोव को ही संभावित कारण माना गया था सैलाब को लेकर। सैटेलाइट तस्वीरों से मिला था इस बात का संकेत। लगातार जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है और पिछले साल भी यह हुआ और फिर दोहराई गई है बाढ़ की आशंका। यानी हालात वहां पर ऐसे हैं कि अभी भी हालात स्थिर नहीं है, अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है इस पूरे नेपाली क्षेत्र में। जी और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप बिना वक्त गंवाए आपको सीधे नेपाल के काठमांडू लिए चलते हैं। धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। धैर्य, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए इस वक्त हर किसी के जहन में यह सवाल है कि ये तबाही का जो मंजर हमने देखा ये क्या यहीं पर रुक गया है या फिर अभी और तबाही आनी बाकी है। जुलाई 2025 में भी बाढ़ आई थी, तबाही मची थी, भोटे कोशी नदी ही मेन एपी सेंटर उस वक्त भी नजर आ रही थी। क्या हम
इसका पता लगा पाए कि उसकी वजह क्या थी, उन वजहों पर कुछ काम हुआ भी या नहीं हुआ? इन सारी बातों के बारे में अगर आप 1 मिनट में हमें डिटेल दे पाएं कि अभी क्या स्थिति है और क्या ऐसा मंजर कहीं दोबारा तो देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चिंता हम सबके मन में सर यही है इस वक्त। जी जी धन्यवाद। पहले मैं सबसे पहले अभी तक का लेटेस्ट अपडेट आपको बतला दूं, जो अभी कुछ देर पहले आया हुआ है। 165 डेथ कंफर्म हो चुका है अभी तक। उसके बाद 579 टूरिस्ट जो बाहर से आए हुए पर्यटक थे, 579 टूरिस्ट संपर्क विहीन है, वो लोग संपर्क में नहीं है, जिनमें से 113 नेपाली हैं और 4 से 66 फॉरेनर हैं, बाहर के हैं। और उसके बाद टोटल संपर्क विहीन का जो संख्या है 826 है, 826 इंक्लूडिंग 579 टूरिस्ट्स, जिसमें से 466 फॉरेनर और 113 नेपाली है। और उसके अलावा 28 पुलिस, नेपाल पुलिस का 28, नेपाल आर्मी का 44 और आर्म्ड पुलिस फोर्स का 13 जवान अभी लापता हैं। अभी कुछ देर पहले जो पीएम ऑफिस से एक रिपोर्ट आया हुआ है, उसमें से 21 भारतीय टूरिस्ट को जीवित उद्धार किया गया है। टिमुरे क्षेत्र, उसी रसुआ जिले का टिमुरे क्षेत्र का एक जगह है, वहां से 21 इंडियन टूरिस्ट को जीवित उद्धार किया गया। पीएम ऑफिस ने अभी तुरंत जानकारी दिया हुआ है। 21 भारतीय टूरिस्ट को बचाया गया है, ये इस वक्त की ताजा खबर काठमांडू से धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हमें दे रहे हैं। 21 भारतीय पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये पहली गुड न्यूज आपने दी सर। जी कंटिन्यू करें। टिमुरे क्षेत्र, जगह का नाम टिमुरे है, टिमुरे जगह से वहां से 21 इंडियन भारतीय टूरिस्ट को जीवित उद्धार किया गया। पीएम ऑफिस ने जानकारी दिया, अभी तुरंत जानकारी दिया गया है।